हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चार्ल्स स्टडी चैनल में। और आज मैं आपको हमारी संख्या का तीसरा भाग लेकर आया हूँ, यानी कि पार्ट 3 लेकर आया हूँ बच्चों। इस पार्ट में हम बच्चों किस विषय में यानी कि किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो आप देखेंगे। तो हमने अभी तक 8 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, नौवां टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं, और 10वां है हमारा भिन्न, और उसके बाद 11वां है बच्चों भिन्न के प्रकार। तो देखिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक यहीं से, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं। देखिए बच्चों, वास्तविक संख्याएं होती क्या है बच्चों। वास्तविक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं बच्चों जिस वर्ग में, यानी कि आप ग्रुप भी बोल सकते हैं या फिर वर्ग भी बोल सकते हैं, जिस वर्ग के अंदर सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं आ जाती है, उन्हें कहते हैं बच्चों वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों, यहीं पे आपके समक्ष में डेफिनेशन लिख देता हूँ। सभी परिमेय परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, शॉर्ट में लिखता हूँ बच्चों, संख्याएं कहलाती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको परिभाषा समझ आ गई होगी कि भी जो भी हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, उन सभी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, आप वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बच्चों, आपको ये लाइन तो समझ में आ गई, पर आपको शायद से किसी बच्चों को, शायद कुछ बच्चों को पता भी होगा या फिर किसी को ना भी पता हो। आपको बच्चों इसका पता नहीं होगा कि ये परिमेय संख्या क्या होती है और ये अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो बच्चों, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ बच्चों, और इसे आपने ध्यान से समझना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे गणित में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। तो देखिए, हम करते हैं परिमेय संख्या बच्चों। परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों। परिमेय संख्या को समझिए बच्चों। ऐसी संख्या क्या बच्चों, ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या फिर लिखा जा सकता है। तो लिखा जा सकता है बच्चों, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। परंतु इसमें शर्त ये है कि आपका जो क्यू है वो कभी भी बच्चों ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू ज़ीरो लगाया बच्चों कभी भी, परंतु क्यू जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है बच्चों। और इसमें एक लाइन में आपको बता दूं बच्चों, क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, और एक आप याद रखने योग्य है इसमें, जो आपके पी तथा क्यू होते हैं बच्चों, वो आपकी होती है बच्चों, पी तथा क्यू दोनों ही पूर्णांक होते हैं बच्चों। क्या होते हैं बच्चों, पूर्णांक। ये ध्यान रखिए, पूर्णांक मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ये वो दोनों ही पूर्णांक होते हैं। देखिए, ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और जो ये पी क्यू होते हैं बच्चों, वो दोनों ही पूर्णांक होते हैं। अब चलते हैं बच्चों हम इसके कुछ एग्जाम्पल की और बच्चों की भाई परिमेय संख्या आप किसे बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, आपने संख्या रेखा पर दोनों साइड जो आपने संख्या रेखा में जो ज़ीरो से लेकर इधर साइड, और बच्चों इधर साइड नेगेटिव साइड यानी कि ऋणात्मक संख्याएं जो भी लिखी थी बच्चों, इसमें जितनी भी संख्याएं आती है बच्चों, उन्हें हम कहते हैं बच्चों क्या, परिमेय संख्या। क्यों कहते हैं बच्चों उनको परिमेय संख्या, क्योंकि बच्चों देखिए, यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे जाता रहेगा बच्चों, अनंत तक जाता रहेगा। और यहाँ से भी आगे अनंत तक आपका जाता रहेगा
प्लस की ओर। ठीक है बच्चों, तो इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं कहा था। आप बोलेंगे कि इन्हें तो पूर्णांक बोला था सर आपने, पर अभी आप परिमेय संख्या बोल रहे। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए P और Q पूर्णांक है बोला है बच्चों। अब मैं इसको समझाता हूँ कि P क्या होता है, ऊपर वाला चीज़, और Q क्या होता है, नीचे वाला। इसको जिसे हम अंश बोलते हैं और नीचे, कई बच्चों को ये भी पता नहीं कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से न्यूमिरेटर, क्या कहते हैं बच्चों, न्यूमिरेटर। और नीचे जो हर होता है, इन इंग्लिश वी कैन से डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, P भी आपका पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए इनको मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आपके समक्ष कोई भी नंबर आपको लिखा आता है, जैसे मान लो यहाँ एकल संख्या 2 लिख दी बच्चों, ठीक है, आपको पूछा जाएगा क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ ये परिमेय संख्या है। क्यों है बच्चों, अब इसका मैं राज बताता हूँ। इसका राज क्या है बच्चों, जो इसके बटा में होता है, क्योंकि आप बोलेंगे इसमें तो बटा है ही नहीं है बच्चों, जिसके भी बटा में कुछ ना हो, आपको नहीं दिया है, नहीं लिखा है, तो वहाँ पे आपका एक होता है बच्चों। ये आप अपनी आवश्यकता अनुसार, जब कभी आपको बटा में किसी भी अंक की ज़रूरत पड़े, अब आपको चाहिए कि ये 2 नहीं चाहिए, आपको ये बटा में होना चाहिए था, तो आप उसके बटा में 1 लगा सकते हैं बच्चों। वो होता है इसके बटा में, जिसे हम नहीं लिखते बच्चों। इसे लिखना उतना ज़रूरी नहीं होता, पर जब हमें आवश्यकता होती है तो हम इसे लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसलिए 2 क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। जैसे आपको 4 लिख लिया बच्चों, 4 को बोला परिमेय संख्या या परिमेय, तब भी आप क्या कहेंगे, परिमेय है। क्यों, क्योंकि इसके बटा में भी हम 1 लिख सकते हैं, और P आपका 4 हो गया। देखिए P बटा Q के रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 4 बटा 1 आपका, देखिए बच्चों, P आपका 4 हो गया, Q आपका 1 हो गया। पर इसमें शर्त के अनुसार देखिए Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, Q आपका 1 है, 0 है नहीं है ना, Q आपका 0 नहीं है। अगर बच्चों Q आपका 0 हो जाएगा, देखिए 4 बटे अगर आप 0 लिख लेते हैं, या आप बोलते कि 2 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, ऐसे लिख लिया, ये 3 है, आप बोलेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है, या परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके बटा में तो है ही नहीं है, P बटे Q की फॉर्म में नहीं है बच्चों, ये P बटे Q के रूप में है, क्योंकि इसके बटा में 1 होता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि आप इसके बटा में 0 है। अगर इसके बटा में 0 हो गया ना बच्चों, तो इसका आंसर सीधा सा सरल सा ये हो जाता है बच्चों। ये देखिए, इसको हम अनडिफाइंड भी बोलते हैं, इनफाइनाइट भी बोलते हैं, हिंदी में अपरिभाषित भी बोलते हैं बच्चों। इसका आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा, यही इसका ये आंसर हो जाता है। कहीं भी आपको, यानी कि समथिंग अपॉन 0, आपका बटा से ऊपर चाहे आपके अंश में चाहे कुछ भी लिखा रहा हो, अगर आपके बटा में 0 हो गया, तो आप समझिए कि उसका आंसर निश्चित रूप से डेफिनेटली आपका इन्फिनिटी यानी कि इनफाइनाइट अनडिफाइंड होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी हो, जैसे 4 5 6 7 9 8 7 बटा, अगर 0 लगा लिया, तो इसका आंसर बच्चों आपका निश्चित रूप से ये होगा, डेफिनेटली द आंसर ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके बच्चों, तो यह आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये परिमेय संख्या होती है। और दूसरी बात, मैंने कहा कि P और Q जो है दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। अब देखिए इसमें समझिए, ये 4, देखिए बच्चों, आपको मैंने कहा था पूर्णांक जब पढ़ाया था, यानी कि इंटीजर, इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। जब भी मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जो संख्या रेखा पर ये सारे 0 को शामिल करते हुए जितने भी सारे नंबर लिखे होते हैं दोनों तरफ, वो सारे पूर्णांक होते हैं, कहा था ना बच्चों। तो देखिए ये वाले मैंने पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक कहा था, और ये ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, धनात्मक पूर्णांक में आपका 4 है या नहीं, पूर्णांक है ना बच्चों। अब Q देखिए 1 है बच्चों, ये भी पूर्णांक है या नहीं, है ना बच्चों। P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, तो हो गई ना बच्चों ये बात सत्य साबित। और Q नॉट इक्वल टू 0 भी देखिए बच्चों, इसके बटा में 1 हो सकता है, 0 कभी भी नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, तभी इसको परिमेय संख्या बोलेंगे, अदरवाइज इसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं बच्चों हम। अगर बच्चों आपको कोई दिक्कत हो रही है इसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको क्या दिक्कत होगी। मैं कोशिश करूँगा अगली बार से जो भी वीडियो बना कर लाऊँगा, बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा बच्चों। और तो अब चलते बच्चों, इसका ही कुछ और एक उदाहरण ले लेते हैं। आप कुछ भी लिख लीजिए बच्चों, यानी कि P बटे Q के रूप में आप कुछ भी लिखिए। जैसे मैं लिख दिया 3/7। देखिए बच्चों, ये क्या है, 3 जो है आपका अंश है, और यह है, यानी कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। देखिए ये P आपके पास 3 है, और Q आपके पास 7 है, तो इसको भी आप बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे इसको परिमेय संख्या। क्यों, देखिए बच्चों, P बटे Q की फॉर्म में है, और दोनों ही आपके पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर है। 3 देखो, ये है 7 देखो, यहाँ आगे आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं बच्चों हम किसकी
ये तो हो गया बच्चों हमारा ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया परिमेय। अब अपरिमेय संख्या बच्चों, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे बच्चों? अब अपरिमेय संख्या ये आपका मेन है बच्चों, जो कि आपको अक्सर बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, वो है बच्चों ये अपरिमेय संख्या। देखिए बच्चों, किसी भी संख्या को अगर इसका ठीक उल्टा, यदि किसी संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों, ये देखो p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, इसका उल्टा बोलेंगे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं बच्चों अपरिमेय संख्या। कैसे बच्चों? उदाहरण लिखते हैं बच्चों, मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा बच्चों, मैं मुंह से बता रहा हूँ। मैं और एक बार बता देता हूँ, ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में ना ही लिखा जा सकता है या फिर ना ही व्यक्त किया जा सकता है, उसे कहते हैं हम अपरिमेय संख्या बच्चों। डायरेक्ट इसका उदाहरण लिख लेता हूँ बच्चों। उदाहरण इसका है, एग्जाम्पल के लिए उदाहरण बच्चों, उदाहरण है कि कैसे है बच्चों, जैसे मान लिया आपकी कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए बच्चों। क्या ले लेंगे बच्चों? अभाज्य संख्या, ठीक है बच्चों। अभाज्य संख्या आपकी क्या क्या होती है? देखिए, आपकी होती है 2 से शुरू बच्चों, 2, 3, 5, 7, इसी तरह से आगे चलती रहेगी बच्चों। 7 के बाद आपका 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो गया, 12 नहीं होगा, 13 होगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से आगे आगे चलते रहेंगे बच्चों आप, ठीक है। अगर इनमें अगर अंडर रूट लगा दिया हमने, ये करनी लगा ली, हिंदी में करनी बोलते हैं और इंग्लिश में रूट बोलते हैं बच्चों इसको। अगर ये लगा लिया तो आप कहेंगे, कहीं पे भी आपको इन संख्याओं में अगर रूट लगा हुआ पाया गया तो आप समझिए, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप समझिए कि ये जो आपके पास संख्या दी गई है ये अपरिमेय संख्या है। क्यों बच्चों? क्यों है ये अपरिमेय संख्या? क्योंकि देखिए 2 का वर्गमूल निकाला ही नहीं जा सकता, ठीक है बच्चों। इसका स्क्वायर रूट आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है बच्चों। जैसे 3 का भी आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, 5 का भी नहीं निकाल सकते, यानी कि आप डेफिनेट नहीं निकाल सकते, ठीक है बच्चों। वो पॉइंट में समथिंग तो कुछ आ सकता है पर आप डेफिनेट नहीं निकाल सकते। तो दूसरी बात, एक चीज़ आती है बच्चों जो पाई है, पाई देखा होगा बच्चों आपने। ये गोले वाली, कोई भी गोले वाली चीज़ होगी, जैसे सिलेंड्रिकल होगी। देखिए बच्चों, मैं आपके लिए एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक मैं बच्चों ये गिलास ले लेता हूँ बच्चों। देखिए गिलास है, ये देखिए बच्चों, ये ऊपर से गोल है, ठीक है बच्चों। कैसे है? ये गोल है बच्चों, बिल्कुल। आप अगर सिर्फ इसको ही देखें तो आपको एक सर्कल की तरह दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। और ये गिलास सिलेंड्रिकल मान के चलिए, आप सिलेंड्रिकल गिलास मान के चलिए बच्चों। अब जब भी इनके कुछ ऐसे गोल चीज़ों का हमने या एरिया या फिर इसका हमने यानी कि क्षेत्रफल बोले या फिर परिमाप बोले निकालना होता है, तो हमें वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ये क्या है? पाई। ये ऐसी जगह में ज़रूरत पड़ती है, बाकी किसी में ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों पाई। जहाँ भी गोल चीज़ होगी या फिर बॉल होगा या फिर इस तरह से गोल होगा, देखिए आप जैसे गाड़ी का पहिया ले लीजिए, वहाँ पे आपको इस पाई की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। जो ये पाई होता है ना बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये जो है पाई जो है अपरिमेय संख्या है। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे, सर जो पाई होता है ना सर, शायद आपके दिमाग में चलने नहीं होगा, इसका वैल्यू तो 22/7 होता है सर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप बोलेंगे कि पी का वैल्यू तो यहाँ पे 22 है और क्यू का वैल्यू तो 7 है। क्यू का वैल्यू, पी का वैल्यू ये है और क्यू का वैल्यू आपके पास 7 है, आप ये कहेंगे। देखिए बच्चों, मैं इसे क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि भाई ये अपरिमेय संख्या। देखिए बच्चों, आप इसको डिवाइड करके देखिए, आप इसको डिवाइड करके देखिए। अगर आप इसको कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके पास जो है ना बच्चों, जो आपका शेषफल है, जब भाग करेंगे आप, जो शेषफल है बच्चों, वो कभी भी आपके पास 0 नहीं आएगा। और दूसरी बात, पहली बात तो शेषफल 0 नहीं आएगा। दूसरी बात, जो आपका भागफल है ना बच्चों, वो कभी भी आपका रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है बच्चों। वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो और दूसरा उदाहरण और भी देता हूँ बच्चों, इसमें ये भी पाई भी बोल दिया मैंने। अगर आपके समक्ष कोई ऐसी संख्या ले 1, ठीक है बच्चों, अब लिखा 1 0 फिर 1 फिर 0 0 1 फिर 0 0 0 1 फिर 0 0 0 0 1, इस तरह से कोई लिखा होगा। या फिर ऐसा लिखा 0.1 0 1 1 0 फिर 1 1 1 फिर 0 0 फिर 1 1, कुछ इस तरह से होगा बच्चों। तब भी आप कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है बच्चों।
डेफिनेटली आप कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, कुछ सिद्ध नहीं करना है, सीधा ही आप कहेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। और दूसरी चीज़ बच्चों, अगर बच्चों आपके पास बच्चों कभी ऐसा आ जाता है जैसे बच्चों 0.44444 इस तरह से आता है बच्चों और आगे चलता रहता है, तो आप इसको लिख दीजिए 0.4, इसके ऊपर बार लगा लेते हैं बच्चों। इस संख्या को लिखने का तरीका भी देखिए, इसका मतलब होता है कि आपके पास 4 बार बार रिपीट हो रहा है। और जब ये ऐसा हो जाता है बच्चों, तो इन संख्याओं को हम कहते हैं बच्चों परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, ये मैंने अभी तक जो कराई अपरिमेय संख्या। अब किसी के दिमाग में ऐसा भी चल रहा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ये भी कभी ख़त्म नहीं होता है, शेषफल 0 नहीं आता है, पर इसमें एक कंडीशन है कि इसमें रिपीट हो रहा है आंसर, तो वो भी क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। या फिर ऐसा भी होगा, कुछ भी होगा बच्चों को 0.421, फिर दोबारा से 421, फिर दोबारा से 421, आप इसको लिख सकते हैं 0.421 बार लगा के बच्चों, तो ये भी आपकी क्या होगी बच्चों, परिमेय संख्याएं। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, अपरिमेय संख्या ये है। अगर किसी का दशमलव रिपीट होता है दशमलव जो भागफल है और रिपीट होता है, तो वो भी परिमेय संख्या होती है। अगर रिपीट नहीं होता है, अलग अलग आते रहता है, तो बच्चों वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है बच्चों, परिमेय और अपरिमेय ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं बच्चों, जो काफ़ी समझने के योग्य है। बच्चों को अक्सर यही चीज़ नहीं होती है, मैंने ये देखा, ये पाया कि अपना एक्सपीरियंस में कि बच्चों को ये ज़्यादातर ये बातें क्या बोलते हैं कि उन्हें मालूम नहीं होती है। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों से इस तरह से क्वेश्चन करते रहता हूँ, तो उनको तो पता ही नहीं चलता। तो इसलिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देखिएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है बच्चों, तो मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा फिर से। तो आगे चलते बच्चों, अब चलते बच्चों बिन के। अब देखिए बच्चों, बिन को कैसे बोलते बच्चों, हम बिन को हम इस तरह से बोलेंगे बच्चों। बिन को कैसे बोलेंगे, बिन को ऐसे बोलेंगे। देखिए बच्चों, बच्चों क्या होता है, बिन किसे कहते हैं, बिन बिन देखिए बच्चों, बिन देखिए किसी संख्या को अगर a बटा b के रूप में लिखा जाए, क्या बोला बच्चों, किसी संख्या को a बटा b के रूप में लिखें तो उसे बिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, बिन कहते हैं बच्चों, उसे बिन कहते हैं। देखिए बच्चों, या फिर इसको भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जिनको a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है उनको बिन कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि p बटे q भी था और यहाँ a बटे b भी हो गया, ये क्या मांजरा है। तो देखिए बच्चों, इसमें ये मांजरा है। देखिए p बटे q बोलो, चाहे तो आप इसको p बटे q भी बोल सकते हैं, पर मैंने ये आपको डिफ्रेंशिएट यानी कि इसमें अंतर दिखाने के लिए, इसमें देखिए यहाँ p बटे q और यहाँ a बटे b, मैंने इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए, ताकि आपको अलग अलग लगे, तब ये लिखा है बच्चों। और इसमें भी दोनों पूर्णांक होती हैं, पर ये दोनों पूर्णांक होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, और पर इसको बिन क्यों कहा जाता है। अब मैं आपको बिन, और आप बोलेंगे कि इसको ऐसा क्यों नहीं है कि भी इसको परिमेय कह दें, बिन ना कहकर। अब मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, देखिए इसका उदाहरण लिखता हूँ। a बटा, मान लीजिए a आपके पास है जी 3, b है आपके पास 4, और a बटा b के रूप में लिखूँ तो ये आपका होगा 3/4 बच्चों। क्या हो गया बच्चों, 3/4 दिख रहा होगा बच्चों आपको। मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि दिख जाए आपको। तो देखिए बच्चों, ये 3/4। आप बोलेंगे कि ये तो सर ये तो परिमेय संख्या के जैसा ही है, अब हमें कैसे पता चलेगा भिन्न है या परिमेय। देखिए बच्चों, इसको कैसे पहचानेंगे आप, आपको मैं एक बात बता दूं, जो भी बिन होती है, क्या होती है बच्चों, बिन बिन हमेशा धनात्मक होता है। और जो परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, कैसी हो सकती है, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वो क्या हो सकती है बच्चों, वो आपकी ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है बच्चों। ठीक है बच्चों, और जो आपके बिन होता है बच्चों, बिन जो आपका होता है बच्चों, ये केवल और केवल धनात्मक ही होता है, यानी कि इट इज़ ओनली एंड ओनली, ये आपका पॉजिटिव क्वांटिटी होती है बच्चों। क्या होती है, जो बिन होती है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो अब देखिए आप इसे समझिए, कैसे समझेंगे, सभी भिन्न, जितने भी भिन्न हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती है। सभी भिन्न क्या होती है,
सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। देखो बच्चों, ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी इसको, वो तो पॉजिटिव तो परिमेय संख्या में भी आता है, तो सभी इसमें होगा। ठीक है बच्चों। हाँ, पर इसका अगर उल्टा कर दें, सभी भिन्न तो परिमेय संख्या होती है पर सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। क्यों बच्चों? क्योंकि भिन्न तो मेरा पॉजिटिव ही है, वो तो परिमेय में भी होता है। अगर हम कोई ऐसा लिखें -1/2 या फिर -3/4, अब देखिए बच्चों, आप इसको भिन्न नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है। नेगेटिव क्वांटिटी कभी भी परिमेय नहीं होती है, यानी कि जो ऋणात्मक संख्या होती है वो, उसको हम भिन्न नहीं कहेंगे, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। मैं गलत तो नहीं बोल गया बच्चों कुछ? यानी कि आप अगर किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर या फिर भिन्न के साथ अगर माइनस लगा तो वो आपकी परिमेय हो जाएगी, ना कि भिन्न। वो भिन्न नहीं रहेगी, वो परिमेय रहेगी। परंतु अगर आपकी सिर्फ ऐसा लिखा होता है 3/4 या फिर 1/2, तब आप इसे भिन्न कह सकते हैं और इसे परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, भिन्न भी कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। परंतु इनको जो है आप सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या बोल सकते हैं, भिन्न नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भिन्न हमेशा ही धनात्मक राशि होती है, धनात्मक राशि होती है। ठीक है बच्चों। तो अब हम समझेंगे भिन्न के दो प्रकार। भिन्न होते हैं दो प्रकार के। कैसे? तीसरा टॉपिक देखिए बच्चों, ये है आपका, यानी कि इसमें तो ये 11वां टॉपिक है, क्योंकि मेरे जो है 8 तक आ चुके हैं, ये 9 है, 10 है, 11 है। मैं मिस्टेक से इसे 1 2 3 लिख चुका था, तभी आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होना, या आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। 10 11 मैंने बनाए हैं बच्चों। तो देखिए अब हमारा भिन्न के प्रकार। अब भिन्न देखिए बच्चों, भिन्न दो प्रकार के होते हैं बच्चों। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा लेता हूँ भिन्न कैसे होते हैं। दो प्रकार के ये भिन्न जो है आपके पास, भिन्न आपके पास होते हैं बच्चों। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने? दो प्रकार के। कौन कौन से? उचित और अनुचित। अनुचित भिन्न। ठीक है बच्चों, भिन्न आप समझ लीजिएगा आगे। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब उचित भिन्न में क्या अंतर है? उचित भिन्न वो होता है जिसमें आपका अंश छोटा होता है। देखिए क्या लिखेंगे आप इसमें, आपको पता है भिन्न को हम क्या लिखते हैं? भिन्न को कैसे लिखते हैं हम? यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। भिन्न को हम क्या लिखते हैं? a/b। ठीक है बच्चों, यानी कि अंश बटा हर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, हर। ए को आप अंश बोलेंगे, बी को आप हर बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है उचित भिन्न में? अंश जो होता है, अंश जो होता है बच्चों, वो हमेशा ही छोटा होगा बच्चों। किससे? हर से। ठीक है बच्चों, क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। अंश क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, यानी कि इसको ऐसा भी लिखते हैं, a इज़ लेस देन b, यानी कि अंश जो होगा, देखिए अगर आपने भिन्न इस रूप में लिखा है a/b के रूप में, तो आप यहाँ समझिए कि a हमेशा छोटा होगा, यानी कि अंश जो है हमेशा छोटा होगा। इसे कहेंगे आप उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न किसे कहेंगे? अनुचित भिन्न ठीक इसका उल्टा। यदि आपके पास बच्चों अंश जो है आपका बड़ा हो गया बच्चों, क्या हो गया बच्चों? अगर अंश बड़ा हो गया हर से, तो इसे आप कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे इसे कहेंगे बच्चों आप अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न जो होता है बच्चों, अब इसका उदाहरण लिख लेता हूँ। जैसे मैंने पीछे लिखा था 3/4, कुछ भी लिखो, 3/4, 2/4, 6/7 या फिर 11/12, कुछ भी लिखो जो मन में आए बच्चों आपके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब आपको एक छोटा सा लिख लेता हूँ, चाहे बड़ा लिखो चाहे छोटा लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लिख लेता हूँ 7 यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉरी ये मैंने 4 लिखा, चलो 4/5 ही लिख लेते हैं। चलो लो, 4/5 लिखा। ये देखिए ऊपर 4 छोटा है, 5 बड़ा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? उचित। और अनुचित कैसा हो गया? अनुचित में इसका ही उल्टा लिख देता हूँ, 5/4। लो, 5/4 लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये ऊपर वाला। और भी कुछ उदाहरण लिख सकता हूँ मैं, जैसे 13/9 लिख दिया, ये भी अनुचित भिन्न है। जैसे अगर मैं इधर लिख लूँ, इधर कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, जैसे 11/12 लिख दिया, या फिर 10/20 लिख दिया, कुछ भी बच्चों। ठीक है, जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, बस फ़र्क आपने इतना समझना है कि अनुचित में ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, जो अंश है वो बड़ा होना चाहिए, और हर जो है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और उचित में हमेशा ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसमें क्या खास बात होती है। अब देखिए बच्चों, जो ये है ना बच्चों, ये जो अनुचित भिन्न होते हैं, इन्हीं को ही हम मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों? मिश्र भिन्न के रूप में। मिश्र भिन्न, इसी से और एक चीज़ निकल कर आता है आपका, क्या निकल कर आता है बच्चों? मिश्र
मिश्र बिन क्या होता है, अब इसे समझो बच्चों। मिश्र जो आपके पास बिन है ये क्या होता है, इसे आप समझिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, मिश्र बिन को इस तरह के मैं एक इसका जो जनरल है यानी कि सामान्य तौर पे आम तौर पे कैसा लिखा जाता है वो मैं लिख लेता हूँ। ए से ही बी बटा सी, इस रूप में ए से ही बी बटा सी हम पढ़ते हैं बच्चों, ए से ही बी बटा सी इस रूप में इसको लिखा जाता है। अब देखते कैसे, जैसे बच्चों आपको लिख लेता हूँ मैं 2 से ही 1/6 आपने ऐसा लिखा बच्चों, ठीक है बच्चों। इसको कहा कि मिश्र बिन, ये होता है बच्चों मिश्र बिन, पहचान लो इसको बच्चों, ध्यान से देखो इसकी शक्ल इसकी पहचान करोगे जो ए से बी बटे सी, ये देखिए ए से बी बटे सी यानी कि 2 से 1/6, ठीक है बच्चों। ए कितना 2 है, बी कितना 1 है, सी कितना है 6 है, ठीक है बच्चों। इसे कहते हैं बच्चों मिश्र बिन। अब मिश्र बिन, अब जो मिश्र बिन है ना बच्चों, अगर इसे हम हल कर दें यानी कि इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये हमें पता है बच्चों कौन सा बिन दे देगा, अनुचित बिन देगा बच्चों। कौन सा बिन देगा, मिश्र बिन हमेशा ही आपको अनुचित बिन देगा, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो कैसे देगा बच्चों, देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों। यहाँ से यहाँ आप इसको करते हैं बच्चों गुणा, ठीक है बच्चों। और यहाँ से देखिए बच्चों इसको बड़ा लिख देता हूँ, 2 से ही 1/6। अब देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ आप करेंगे बच्चों इसको गुणा, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ से यहाँ करेंगे बच्चों आप इसको जमा, ये आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वही आंसर आपका उत्तर होगा बच्चों, ठीक है, जो वही आपका होगा जवाब। देखिए बच्चों 6 दूनी 12, 12 और 13, देखिए बच्चों 13 बटा, देखिए 6 दूना 12 हो गया, 12 में 1 जमा करो 13, 13/6, ये आपका सही आंसर हो गया बच्चों। अब देखिए इसमें देखिए बच्चों 13 जो है वो बड़ा है ना बच्चों 6 से, यानी कि अंश बड़ा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे बच्चों, कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, कौन से वर्ग में रखेंगे, अनुचित बिन के वर्ग में, ठीक है बच्चों। समझ आ गया होगा बच्चों। और दूसरी बात समझिए बच्चों, अब अगर आपके पास कोई अनुचित बिन दिया है और इसको कहा जाता है आपको कि मिश्रित बिन में बदलना है, तो देखिए बच्चों इसको मिश्रित बिन में कैसे बदला जाता है। काफ़ी बच्चों को ये नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूँ। या तो बच्चों आप डायरेक्टली ऐसा करिए, देखिए मैं इसको भी चेंज करके बता दूँगा और इसको भी एक नया। देखिए अगर आप मिश्र बिन को हल करते हैं तो आपके पास अनुचित बिन आ जाता है, ठीक है बच्चों। अगर अनुचित बिन को हल कर देते हैं वापस से वही जवाब आपको मिलेगा, वही मिलेगा वापस। इसको कैसे करेंगे, इसको अगर इसको मिश्रित बिन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है 13, ठीक है। और आपको यहाँ दिख रहा है ना बच्चों 13 और 6, 13 को भाग देना है 6 से। हमेशा याद रखिए जो भी बटा के नीचे होता है उसी से ही भाग देना पड़ता है, ठीक है बच्चों। ये आप ना देखिए कि भी छोटे को बड़े से भाग देना है, या फिर आप उल्टा करने लगे कि ये जो 6 है इसको 13 से भाग देने लगे, या फिर आप ये देखने लगे कि भी जो बड़ा है उसको हमेशा छोटे से देना है। तो देखिए बच्चों इसमें अगर देने की बात आ जाए, ये देखिए बच्चों ये छोटा है तो आप क्या 5 को 4 से देंगे, नहीं बच्चों ये गलत हो जाएगा, आपको 4 को जो है 5 से ही भाग देना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए कैसे भाग देते हैं हम इसको, किससे, 6 से। देखिए 6 का पड़ा पढ़िए, 6 कम 6, 6 दूना 12, 12 हो गया बच्चों। आगे आपके पास आंसर 1। तो अब आप यहाँ से लिखना शुरू कर देते बच्चों, ये नंबर पहले नंबर पे इसको लिखेंगे, दूसरे नंबर पे इसको लिखेंगे, तीसरे नंबर पे इसको लिखेंगे। तो देखिए बच्चों आप क्या लिखेंगे, 2 से ही 1/6 कैसे लिखेंगे बच्चों, ऊपर से आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, दो पहले ऊपर 2 से ही 1/6, ठीक है बच्चों। और अगर आपको कोई गलत हो जाता है इसमें लिखने में, अगर आप भूल जाते हो ये तरीका, तो आप कभी भी हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी संख्या के बटा में अगर 6 है तो आप ये कर लीजिए कि बटा में तो 6 रख दीजिए, ठीक है बच्चों। बटा में तो 6 आप आना ही चाहिए। और जो आपका ये 2 है, 2 इधर रखिए और 1 यहाँ से शुरू कर दीजिए, यहाँ से शुरू कर दिए, और बटा में हमेशा 6 रहना चाहिए। चाहे आप उसको मिश्र बिन में बदलो, चाहे आपको उसको साधारण बिन यानी कि अनुचित बिन में बदलो, तो भी आपके बटा में है वही चीज़ रहने वाला है जो पहले था, जो पहले से हर में था वही रहेगा। चाहे आप उसको मिश्र बिन में बदलो, चाहे आप उसको अनुचित बिन में बदलो। यानी कि इसको आप अनुचित बिन को आप साधारण बिन भी बोलते हैं, यानी कि साधारण बिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सीधा सा क्या है, A/B के रूप में लिखा जाता है। यानी कि ये A से ही B/C के रूप में, A से ही B/C के रूप में, यानी कि A से ही B/C के रूप में नहीं लिखा जाता। इसको जब सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो A/B के रूप में लिखा जाता है, इसलिए इसको साधारण भिन्न भी कहा जाता है। यानी कि इन दोनों को ही साधारण भिन्न किया जाता है। साधारण भिन्न के अंदर ही 2 प्रकार के भिन्न होते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को आप मिश्र भिन्न में लिखते हो, मिश्र भिन्न को जब हल करते हो तो आपका अनुचित भिन्न आ जाता है, अगर अनुचित भिन्न को हल करते हो तो आपका मिश्र भिन्न आ जाता है। अब
और हमेशा एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे आप मिश्र बिन में बदलें, चाहे उसको फिर मिश्र बिन से हल कर दें, यानी कि अनुचित बिन की ओर जाएं, यानी कि हल करें, तब भी आपका बच्चों क्या रहने वाला है, तब भी आपका बटा में 6 ही रहने वाला है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ होता है बच्चों, यही इसमें अंतर है, बाकी और कुछ भी अंतर नहीं है। और मैंने आपको कहा था कि मैं इसको चेंज करके बताऊंगा। देखिए बच्चों 13 है, 13 को 9 से करना है, 9 से करो, 9 एकम 9। तो देखिए बच्चों ये कितना आया 9 और इधर 4। तो आप इसको कैसा लिखेंगे बच्चों, आपको पता है बटा के नीचे तो 9 ही लिखना है मुझे। इधर क्या लिखूँ मैं, इधर 1 लिखूँ और इधर 4 लिखूँ। 9 एकम 9, 9 4 13 हो गया बच्चों। ये कितना हो गया 13/9 वापिस से यही। ठीक है बच्चों, इसका मिश्र भिन्न क्या हो गया 1 से ही 4/9। दूसरी बात बच्चों, अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये 13/9 है, आप 9 का पाड़ा पढ़िए कि 13 आना चाहिए। आप 1 9 9 2 9 18 18 तक बटा, तो 1 9 9 तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 9 9 9 हो गया। अब 13 बनाने के लिए कितना चाहिए 4/9 लिख लो बच्चों, डायरेक्टली ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने कोशिश तो किया, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।